अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों ने देखी होगी पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने गाइगर म्यूलर काउंटर के बारे में पढ़ाया था और उसके बारे में एक लेक्चर दिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर के ऊपर, जो कि चैप्टर 20 का पार्ट नंबर 2 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़रूर आता है और ये अभी सेकेंड ईयर के पेपर में भी ये आया था। 2022 के जो पेपर थे उसमें ये आया था। और चले हम इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसमें बोल रहे हैं एक विल्सन क्लाउड चैम्बर का नाम कैसे, विल्सन क्लाउड चैम्बर कैसे पड़ा। तो 1895 में टी.आर. विल्सन ने ये फर्स्ट थे जिन्होंने ये डिवाइस बनाई थी। तो इन्होंने डिवाइस बनाई थी, तो इसी वजह से इनके नाम के ऊपर इस डिवाइस का नाम विल्सन क्लाउड चैम्बर रखा गया। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें ये कह रहे हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर एक ऐसी डिवाइस है कि आयनाइजिंग पार्टिकल और रेडिएशन, मैंने आयनाइजिंग पार्टिकल और रेडिएशन इसलिए कहा है क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, जबकि गामा जो है वो रेडिएशन है। तो अब हम ये कहेंगे कि तो ये इनकी जो पाथ होती है, इनका जो रास्ता होता है, उस रास्ते को डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है। और उसको डिटेक्ट मतलब उसको हम क्यों डिटेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्रैक के ज़रिए पता चल जाता है कि उसकी आयनाइजिंग पावर, उस पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर क्या है। जैसे कि अगर उसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो जो ट्रैक और रास्ता होगा वो बिना ब्रोक हुए कंटिन्यूसली चलेगा। अगर वो क्या कहते हैं उसकी आयनाइजिंग पावर कम होगी तो जो लाइन जा रही होगी ट्रैक की वो ब्रोकन हो जाएगी, यानी डॉटेड लाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि अलग अलग डिवाइसेस का जो मैकेनिज़्म होता है वो अलग अलग होता है। और अगर हम विल्सन क्लाउड चैम्बर का जो मैकेनिज़्म है उसकी बात करें तो वो ये है कि क्या कहते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशन विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर से जब ये गुजरती है तो जो पाथ है वो विजिबल हो जाती है। उसके ज़रिए हम आयनाइजिंग पावर को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें यही बोला गया है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि 1895 T.R. Wilson was the first who invents the cloud chamber with the help which help us to see the track of ionizing particle or radiation। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, आपने काम इसी तरीके से करना है, इससे नंबर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हेडिंग बेस पे अगर आप काम करेंगे तो आपको नंबर जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। सॉरी। विल्सन क्लाउड चैम्बर एक डिवाइस है जो कि हमें वही बात यहाँ पे लिखी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, विच हेल्प अस टू ऑब्जर्व पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। इसके हम प्रिंसिपल पे आ जाते हैं कि इस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सुपर सेचुरेटेड वेपर कंडेंस मोर रेडिली ऑन आइंस रैपिडली होगा, आई एम सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे रैपिडली है, ऑन आइंस और डस्ट पार्टिकल्स। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसकी सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं। ये रही हमारी डायग्राम। तो ये रही हमारी विल्सन क्लाउड चैम्बर की डायग्राम। तो अगर हम इसको देखते हुए मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी इसकी डिटेल में समझा दूंगी, फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो ये रही हमारे पास डायग्राम। तो इसमें ये वाली जो लाइन है, ये जो वॉल है, ये जो बना हुआ है बॉर्डर, ये कहलाता है क्लोज चैम्बर। और ये जो है ये मूवेबल पिस्टन होता है, इसको हम मूव कर सकते हैं, नीचे और ऊपर लाने का इसका काम है। तो ये मूवेबल पिस्टन है। इसके बीच में जो लिक्विड है ये वोलेटाइल लिक्विड रखना होता है, यानी कि वो लिक्विड जो जल्दी से एवापोरेट हो जाए। और ये जो जगह है ये होती है, यहाँ पे सेचुरेटेड वेपर्स होते हैं। ये जब लिक्विड है, ये वोलेटाइल है, जब ये एवापोरेट होता है तो इससे वेपर्स तो निकलेंगे, वो वेपर्स जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो सेचुरेटेड वेपर्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ से जो है वो पार्टिकल्स जो है इंटर होते हैं, रेडिएशन जो है वो इंटर होती हैं, और यहाँ से यहाँ से लाइट इस तरफ से इंटर होती है। और यहाँ पे कैमरा है और ये ग्लास विंडो है। क्योंकि हम ये सब सभी जानते हैं कि जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह या फोटोग्राफिक जब काम आ रहा है फोटोग्राफी का, तो जाहिर सी बात है लाइट जो है वो हमें हाईली सोर्स में तो चाहिए ही होगी अगर हमें अच्छी सी ट्रैक फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए ये है। मैं आपको इसकी वर्किंग भी यहीं से समझाना चाहती हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो हम क्या करेंगे कि ये जो जहाँ लिक्विड की जगह है यहाँ पर हम अल्कोहल और वाटर रख देंगे। अब जैसा कि वाटर जो है, मैंने बोला था कि वो वाटर जो है वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि जल्दी से एवापोरेट हो जाना चाहिए, जो कि सुपर मतलब सैचुरेटेड हो जाए। सही है, वो सैचुरेटेड हो जाए। और जब वो सैचुरेटेड हो जाता है यानी कि अगर हम तो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम बॉयल वाटर लें, उसके ऊपर हम एक ढक्कन रख दें, तो वो जो पानी होगा वो एवापोरेट होगा और उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पिस्टन है हम इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे।
जब हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है? तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ये होता है जब गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है और वेपर जो है वो और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। पिस्टन नीचे करने से पहले वेपर जो है वो सैचुरेटेड थे, और जब हम ये कर लेंगे तो जो गैस है वो टेम्परेचर लो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी लो हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर अब हम सेकंड हमारा क्या प्रोसेस है कि हम इस तरीके से इस तरफ से पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ ऐसे इंटर होंगे, और जब वो इंटर होंगे तो वो आइंस बनाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब वो आइंस बनाएंगे। और जब वो आइंस वो आइंस बनाएंगे और जो वेपर्स हैं वो भी उसकी भी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और वो एक दूसरे से कंबाइन होकर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जब वेपर्स जो है वो ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और ये आपस में कंबाइन होंगे, तो इस प्रोसेस की वजह से जो ट्रैक है वो सीन दिखना शुरू हो जाएगी, वो ट्रैक दिखना शुरू हो जाएगी, और कैमरा जिस पे हमने बहुत ज़्यादा हाईली सोर्स ऑफ लाइट रखा है वो इन सब चीज़ों को ट्रैक कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा उस ट्रैक को अपने कैमरे में। तो इस तरीके से ट्रैक जो है वो सीन हो जाएगा। अब हम एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। विल्सन क्लाउड चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज चैम्बर विद अ ग्लास ट्यूब एंड अ मूवेबल पिस्टन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कंसिस्ट होता है क्लोज चैम्बर, उसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब भी थी और मूवेबल पिस्टन था जो कि एक बॉटम में था। अ लिक्विड सच एज अल्कोहल विद लो बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, विद लो बॉइलिंग पॉइंट इज प्लेस्ड इन द चैम्बर अबव द पिस्टन, द स्पेस अबव द लिक्विड बिकम सैचुरेटेड। ऑफ कोर्स वो जब एवापोरेट्स होगा तो वो जो जगह है वो सैचुरेटेड तो होगी ही, क्योंकि क्योंकि वेपर्स बनेंगे। द लो बॉइलिंग लिक्विड इज़ यूज टू ऑब्टेन सुपर सेचुरेटेड स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ, मैंने आपको बताया है कि जब उसका पिस्टन हम नीचे करेंगे तो जो गैस होती है उसके जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, सॉरी गैस का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी लो हो जाएगी और मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, तो जो वो सुपर सेचुरेटेड बन जाएगा। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि फिर वो जो लो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस सारे प्रोसेस के बाद सुपर सेचुरेटेड बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, मैंने बोला है कि उसकी जब वो कंबाइन होगा ट्रैक बनेगा, वो सब रिकॉर्ड होगा किस में, कैमरे में, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट की तो ज़रूरत होगी ही ना, जो कि सारी फ़ोटोग्राफी का, जहाँ भी फ़ोटोग्राफी होगी वहाँ अच्छी लाइट तो चाहिए ही होती है यार, तो इसीलिए इसमें भी चाहिए। इसकी हम एक बार वर्किंग भी पढ़ लेते हैं। A piston is suddenly pulled down so that the vapor in the chamber are cooled adiabatically. The already saturated vapor condenses in a form of a fog on dust particles and ions as well as on the walls of the container. If the chamber is cleaned and free from dust particles, if the expansion is done at the proper time, when the ionic particles leave the positive or negative ion, ये मैंने आपको बताया है कि जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो है वो लीव करेगा ऑल अलॉन्ग से टाइनी ड्रॉप, हाँ मैंने आपको बताया जब वेपर्स कंबाइन होंगे तो टाइनी फ्रॉग ऑफ ड्रॉपलेट्स तो बनेंगे ही ऑन ईच आइन द होल, जिसकी वजह से जो ट्रैक है वो बन जाएगा और उसकी वजह से ट्रैक जो है वो आराम से दिख जाएगा और वो फोटोग्राफ कर लेगा हमारा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेगा हमारा कैमरा। अब हम बात करेंगे, अगर वो अल्फ़ा की बात कर रहे हो, अल्फ़ा पार्टिकल की अगर हम बात करें, ये जो है मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये मैंने एमसीक्यूज़ में भी किया था और ये एमसीक्यूज़ आया भी है और ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों एमसीक्यूज़ ज़रूर पूछे जाए, आप भले पास पेपर्स उठा के चेक कर लीजिए, ये ज़रूर आए हुए हैं। तो इसमें अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करेंगे, सबको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल की जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इस वजह से इसका जो ट्रैक है वो इस तरीके का बनता है। जब इस तरीके का ट्रैक बनेगा तो इस ट्रैक से हम इस ग्राफ से ही पहचान सकते हैं कि अल्फ़ा की आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका ट्रैक बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंट बनेगा। देख सकते हैं आप, थिक भी है और कंटिन्यूस भी है। अब हम बीटा की बात करते हैं, तो बीटा की पावर जो है अल्फ़ा से बहुत लो होती है आयनाइजिंग पावर, तो इसी वजह से इसका जो ट्रैक है वो ऐसे ही ब्रोकन लाइंस की फॉर्म में बनेगा और थिन होगा। अगर हम गैमा की बात करें तो गैमा की आयनाइजिंग पावर इन दोनों से भी कम है, तो इसका जो ट्रैक है वो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसकी आयनाइजिंग पावर लो है। अच्छा जी, अब मुझे आप लोगों से एक माज़रत भी करनी थी कि मेरा जो कैमरे का रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से
मे भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। वैसे मैंने सब कुछ फेयर में साफ़ सुथरा करके लिख दिया है। हालांकि मेरे पास जो ये सवाल था वो कि जो मेरे रजिस्टर में है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को सही से दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने आपको एक बार पढ़ के भी बता दिया और पूरा अच्छे से समझा भी दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ तो आ गया होगा, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ना रफली लिखा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक बार सही से इसको लिख लिया है। मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम भी दिखा देती हूँ। डायग्राम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं इसमें भी ये लाजमी कहूँगी कि डायग्राम, फ़िज़िक्स में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मैं आपको अगर अपने कॉलेज का बताऊं, जब मैं कॉलेज आती थी तो मेरी जो टीचर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि वो ना खुद पेपर चेक करती हैं, मतलब वो चेकर थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग ज़्यादा जो है ना डायग्राम पे फोकस करते हैं, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स में। अगर डायग्राम बनी हुई हो तो हमारे जो उन पे इम्प्रेशन बोल रही थी कि हम पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और मार्क्स तो उसको देते ही देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत डायग्राम बनाने की ट्राई करें। भले आप सवाल में, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कंस्ट्रक्शन है ना, अगर आप इसकी कुछ चीज़ें यहाँ से खा भी जाएं पेपर के टाइम पे तो उसको इतना उन लोगों की नज़र में वो आता नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप हेडिंग्स बना के कंस्ट्रक्शन फिर वर्किंग के बीच से भी थोड़ा सा खा जाए, वैसे तो नहीं खाइएगा, लेकिन मैं एक टिप दे रही हूँ कि मतलब इतना वो लोग इस बात पर गौर नहीं करते, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आप लोगों ने, आपने कितनी खूबसूरती से काम किया है ना। अगर आप चाहें तो आप लास्ट में ऐसे कंक्लूजन करके भी लिख दें कि इससे क्या पता चला, मतलब क्या इसका कंक्लूजन है वो भी लिख दें। अगर आपको ये मेरा ये जो सवाल है अच्छे तरीके से लिखा हुआ लग रहा है तो ज़रूर आप लोग इसी को याद कर लें। ये मैंने बहुत मेहनत से भी लिखा है। और दूसरा आपकी मर्ज़ी, और मैंने वर्डिंग जो है बहुत ईजी रखी है, क्योंकि मुश्किल वर्डिंग में मेरे से खुद से नहीं होता तो आप लोगों से कैसे होगा। खैर हो भी सकता है, शक नहीं करना चाहिए किसी के उस पर, क्या कहते हैं उसको, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो लेकिन मैंने आसान किया क्योंकि मुझे से खुद इतना ज़्यादा याद नहीं होता, तो मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रिक मज़े से चलती हूँ, ट्रिक वगैरह उससे उस तरीके से करो तो याद हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हम बीच की 2-3 लाइन्स खा भी गए तो भी इतना कोई बड़ा मसला होने नहीं वाला। लेकिन भाई शुरू का और एंड का सही लिखना, और बीच की लाइन भी थोड़ी थोड़ी सही लिखना। गाने वाने भी मत लिख देना कि बिल्कुल ही गाने लिख कर आ जाओ, तो बिल्कुल गाने भी मत लिखना। लेकिन ये है कि अगर 1-2 लाइन्स खा भी जाए उससे कुछ भी। मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि ना लेंदी लिखोगे 4-4 पेजों पे जाएगा, तो भाई उनका तो वो, हाँ लिखो मत, लेकिन इतना टाइम भी तो होना चाहिए ना। टाइम वाइम होता नहीं है, जाके बैठो यूं ही तो पानी की तरह तो टाइम जा रहा होता है। तो बस मैं यही बोलूँ कि नहीं भाई, छोटा लिखो, खूबसूरत लिखो, मतलब इतना अच्छा लिखो कि उनके दिलों में जो है ना इंप्रेशन जो है बढ़ा दो। भाई अगर तुम इस तरीके से काम करो, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एंड में कंक्लूजन भी डाल दो, बच्चों वो बोलेंगे वाह भाई पढ़ा लिखा बच्चा है, करे इसने अच्छा ही किया होगा। और राइटिंग अच्छी रखना, कीड़े मत बना के आ जाना। सच में मेरी राइटिंग पता नहीं अच्छी नहीं है, शायद सब बोलेंगे कि अरे खुद की तो राइटिंग अच्छी नहीं है, हमें बोलिए, तो राइटिंग का वो टेंशन वेंशन नहीं है। बाकी खुद अच्छी, इतनी अच्छी कर लेना। देखो अच्छी मत करो। एक और टिप देती हूँ कि राइटिंग्स बस साफ़ करो, मतलब एक लफ्ज़ जो है वाज़े हो, अलग अलग करके लिखोगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हेडिंग्स जो है वो ऐसी तरीके से ही डालना, थोड़ी बड़ी डालना, बच्ची मत डालना और बहुत बड़ी भी मत डाल देना, नॉर्मल हेडिंग डालना खूबसूरती से। कि आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर। नहीं लगा तो डिसलाइक भी मत करना प्लीज़।